Hey everyone, so welcome to Mentor Meter by कल्पना सिंह एंड आज हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं जो भी कवर करूँगी स्टैटिक पोर्शन में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगी, बिकॉज पूरा कोर्स करने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे अपनी भी स्टडीज़ करनी होती हैं। तो जो भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार यूपी का इलेक्शन हुआ है और अलग और 5 स्टेट्स में, आई मीन टोटल 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो इम्पोर्टेंस है और न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कौन कौन से बॉडीज़ आती हैं वो सारी मैं आपको बात करूंगी। तो इससे पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन डिस्क्राइब करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो बिकॉज लोकतांत्रिक देश है, और अगर लोकतंत्र की बात की जाए या डेमोक्रेसी की बात की जाए और इलेक्शन कमीशन की बात ना करें तो आई थिंक ये तो बेमानी होगा। और बिना इलेक्शन कमीशन के तो डेमोक्रेसी को हम बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी पावरफुल बॉडी है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है, आप जो मत देने का जो अधिकार है या एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, आर्टिकल 326 के अंडर आता है, जिसमें जो सिटीजन्स हैं इंडिया वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं और दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो उसके अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की एक किस टाइप की बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की में अंतर क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है, जनरली आप बोलोगे कि जो संविधान में लिखी है वही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उस टाइम पे जो बॉडीज थी उसको, दिस इज लाइक आप कह सकते हो कि सतत और स्थायी निकाय है ये, या सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूस बॉडी है। इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा गया है, ना ही इसको ऑल्टर किया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम, जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार, तो ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए दिया गया है इंडियन सिटीजन्स को। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन है क्या, सबसे पहले आर्टिकल 324 और इस सब की बात करेंगे। उससे पहले जस्ट मुझे आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशन देना था कि इंट्रोडक्टरी सेशन में एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, तो ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। सबसे पहले तो जब जनता या आप कह सकते हो कि जनता द्वारा वोट दिया जाता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में लाया जाता है, तो उसको आप कहते हो डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र कहा जाता है। तो उसी का ध्यान में रखते हुए, बिकॉज जो भी इलेक्शंस कराए जाते हैं, चाहे सेंटर के हों चाहे स्टेट्स के हों, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं और हम पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहे हैं। बट उससे पहले जैसे मैं आपको इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ये आया कहाँ से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सबसे पहले, तो इसीलिए अपने आप में काफ़ी पावरफुल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर आती है। और बिकॉज मैंने जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपने जो चीज़ें पढ़ी ना हो या फिर कुछ भी छूट जाए तो आप इजीली उसको कवर कर सको। तो इसमें दिया हुआ है एक 324 आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है और इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आर्टिकल 324 क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है इलेक्शन कमीशन को एक सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन कराता है और ये सारे इलेक्शन कमीशन कराता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 तक जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड हैं। आप कह सकते हो भारत निर्वाचन आयोग, हिंदी में इसको भारत निर्वाचन आयोग कहा जाता है। और इलेक्शन कमीशन जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट
दोनों के ही जो इलेक्शंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। और उसके अलावा जो बॉडी जो जितने भी आप कह सकते हो कि मताधिकार सूची या फिर वोटर लिस्ट को है वो प्रिपेयर करवाया जाता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट जो इलेक्शन कमीशन का है, तो एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सबसे ऊपर, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ECI-1 एंड ECI-2। सबसे जो स्टार्टिंग में जो बॉडी या स्ट्रक्चर कह सकते हो 1989 से पहले सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही थे। उसके अलावा 2 और ऐड किए गए, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि 16 अक्टूबर 1989 को द वोटिंग एज 18 से 21 साल से चेंज करके 18 साल कर दी गई थी। उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया था और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन में 2 और उसके बाद से जो इलेक्शन कमीशन है 3 मेंबर्स की बॉडी बन गया, या आप कह सकते हो मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था। एंड जो भी उसके बाद जो 2 पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की वो 1990 में एलिमिनेट कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद 1993 में उनको फिर से बढ़ा दिया गया था। तो 1993 में ये फिर से स्टार्ट हो गई थी और अभी जो कंसिस्ट करती है मल्टी मेंबर बॉडी ही है। 3 मेंबर्स हैं उसमें, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। उसके अलावा चीफ एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी है सेम पावर होती है उनकी, इमोल्यूमेंट भी सेम होता है। और उसके अलावा जो जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेते हैं उतनी ही सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को दी जाती है। तो दोनों की पावर ही सेम है। उसके अलावा अगर इनके टर्म की बात करते हैं 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स होता है। रिमूवल जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो प्रोसीजर है उनके हिसाब से होता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है या फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 324 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी जितने भी प्रोविजन हैं और उसके जो सेफ गार्ड्स हैं सो इंश्योर करता है। और इलेक्शन कमीशन को जो है नीचे जो दी गई मैंने डिटेल्स दी गई हैं वो पावर सारी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले रिमूवल का प्रोसेस दिया गया है। तो रिमूवल जो होगा प्रेसिडेंट के नाम पे होगा और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है उसी हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे मिसबिहेव हुआ इनकैपेसिटी की वजह से या स्पेशल मेजॉरिटी इधर द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेव, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी से मिसबिहेव या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है उसके हिसाब से इनको रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो है अपना जो पावर है he doesn't hold his office until the pleasure of the president through he is appointed by him, because जो इनको अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो उनके ही लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इसको जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही उनको अपॉइंटमेंट या फिर तब तक ही वो जो पोस्ट को धारण करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं होगा। इट इज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो जितना टर्म दिया गया है उसके हिसाब से ही अगर स्पेशल मेजॉरिटी से कोई भी चीज़ें पास नहीं होती हैं पार्लियामेंट से, मिसबिहेव इनकैपेसिटी के थ्रू जो रिमूवल प्रोसेस है वो नहीं होता तो उनको नहीं हटाया जा सकता है। उसके अलावा अगर सर्विंग कंडीशंस की बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेजेस फॉर हिज अपॉइंटमेंट्स। तो इलेक्शन कमिश्नर के जब अपॉइंटमेंट का टाइम होता है उसके अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डिक्लेयर की जा सकती हैं जो कि उनके फेवर में ना हो या फिर उनका अहित हो। उसके अलावा एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कांट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के अलावा जो रीजनल कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। The Constitution has sought to safeguard ensure the independence and impartiality of the election commission. Some flaws can be noted, क्योंकि
अगर इलेक्शन कमिश्नर के या फिर इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ फ्लॉ हैं इसमें, सो वही दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन, जैसे लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशरी और द मेंबर ऑफ द एजुकेशन कमीशन. जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बात करते हैं कि संविधान के द्वारा जो जितने भी जो मेंबर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट का जो ड्यूरेशन है या फिर आप कह सकते हो कार्यकाल जो है वो संविधान में मेंशन नहीं किया गया, ना ही उसकी आप कह सकते हो कि कोई उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए. उसके अलावा संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव आयोग के सदस्यों की जो भी योग्यता है, चाहे आप जैसे कानूनी योग्यता या फिर एजुकेशनल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल, कोई भी इस टाइप का कुछ भी सर्टेन या निर्धारित नहीं किया गया है. और तीसरा पॉइंट है इसमें जितने भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो जब यहाँ से रिटायर हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन से, तो उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं. उसके 65 ईयर्स के बाद वो कहीं और काम नहीं कर सकते गवर्नमेंट की किसी भी ब्रांच में या किसी भी ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में. उसके अलावा अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो मेनली जो पावर है इलेक्शन कमीशन की, सबसे ज़्यादा जो मेन फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के, एक तो ये जो एस्टैब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुई थी, उसमें जितने भी आप बात करेंगे, एक तो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, जितनी भी पार्टीज होती हैं उनको सिंबल्स प्रोवाइड करना, लिमिटेशंस ऑन पब्लिसिटी, जिसमें जैसे आप बात करते हो कि आचार संहिता जब लग जाती है 48 आवर्स से पहले जितना भी प्रोपेगेंडा है या जितना भी प्रचार है उसको 40 आवर्स से पहले ही करना, उसके बाद कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर सकती. और उसके अलावा ही नीड्स टू, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है इलेक्शन कमीशन. उसके अलावा इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, तो जिस तरह की कोई धांधली ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, उसके अलावा किसी भी टाइप का ब्राइब ना दिया गया हो, जो घूसखोरी वगैरह चलती है और वोट खरीदे जाते हैं. उसके अलावा जो भी करप्शन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो भी वॉच सिस्टम कह सकते हो इलेक्शन कमीशन को. और इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर वोटर लिस्ट, और इलेक्शन कमीशन जो डिलिमिटेशन कमीशन है इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आता है, तो ये डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पे वोट देगा. जो प्रॉपर टेरिटरी होती है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन को पावर दी जाती है कि वो निर्धारित करें कि जो वोटर्स हैं या वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वो किस एरिया में, जैसे आपने वार्ड सुना होगा और म्यूनिसिपल एरिया सुने होंगे, और उसके अलावा आपने जो भी पंचायत वगैरह सुनी होंगी, तो पर्टिकुलर जो भी वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा. एंड जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ही उसको पावर देती है. उसके अलावा जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि 48 आवर्स से पहले जितने भी प्रोपेगेंडा है या फिर जो भी प्रचार है वो बंद कर दिया जाता है. और यहाँ पे जो है, सॉरी द रिकॉर्डिंग वाज ऑफ एंड आई वाज नॉट अवेयर, तो हम फिर से एक बार देखते हैं, जो भी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं. पावर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं. सबसे पहले तो आप बात करोगे कि जितना भी टेरिटरी है वो डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन. उसके अलावा जितने भी जो सिम्बल्स देते हैं पार्टीज़ को वो डिसाइड करना, डेट डिसाइड करना, प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड करना, और किस किस टाइम नॉमिनेशन का क्या टाइम होगा, कब नॉमिनेशन की जो डेट होगी वो डिसाइड करना. उसके बाद जितने भी ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द वेरियस पार्टीज़, चाहे वो नेशनल लेवल की हों या फिर स्टेट लेवल की पार्टीज़ हों, जितने भी डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो सारे करना. उसके बाद जितने भी प्रचार चल रहे हैं टीवी या मीडिया में, तो वो सारे डिसाइड करना. बट आप जानते ही हो कि मीडिया में चल क्या रहा है आजकल, तो ये सारी चीज़ें, बट स्टिल वी नीड टू रिमेंबर, अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन फॉर अस स्पेशली.
बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचते हैं और ना ही वो पर्सनल लेवल पे किसी चीज़ को लेके चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट बनना इतना भी आसान नहीं है, और इसीलिए जो ये लेवल्स हैं एग्ज़ाम्स के, तो ये काफ़ी टफ बनाए जाते हैं। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन मैटर ऑफ कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। तो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ही एडवाइजरी बॉडी का काम करती है ये। उसके अलावा गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्टिंग द स्टाफ रिक्वायर्ड टू कंडक्टिंग द इलेक्शंस, तो जितने भी स्टाफ रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद सुपरवाइजिंग द मशीनरी ऑफ द इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, एंश्योरिंग द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी माना जाता है, बिकॉज अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो और उसमें अगर कुछ भी ग्लिच होगा तो संविधान की जो सुरक्षा है वो एक कह सकते हो कि स्टेक पे आ जाएगी। एंड दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव ऑल। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर गेन करता है पीपल ऑफ इंडिया से, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड इलेक्शन इज़ एवरी टाइम वेन एवर इलेक्शन इज़ कंडक्टिंग इन आवर कंट्री। जैसे अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, यूपी में रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट और on whether election can be held in a state that is under the president rule order to extend the period of emergency after 1 year। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, और इमरजेंसी है तो फिर उसको भी एक बार देखना, एडवाइस करना, और जो एक्सटेंड हो रहा है पीरियड उसकी रीजनिंग भी देखना। रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ और गैदरिंग जितने भी वोटर लिस्ट है जिसमें से एडिटिंग करना, जो भी बढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें करना। फंक्शंस अलग से दिए हुए हैं, तो मैंने कि जो भी कोई पॉइंट छूटे ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑल्दो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें दी गई हैं। टू डायरेक्ट द कंट्रोल एंड एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, स्टेट और सेंटर के जितने भी इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाना। टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, और उसके बाद टाइमली इलेक्शंस कराना, और बाई इलेक्शंस जो होते हैं उनको कराना। पोलिंग स्टेशंस डिसाइड करना जहाँ पे काउंटिंग होती है, काउंटिंग सेंटर्स डिसाइड करना। और उसके अलावा अलाइड मैटर्स हैं, पोलिंग स्टेशंस को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को इशू करना और एनरोल करने के लिए परमिशन दी जाती है। टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, एलोकेशन ऑफ और अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल्स टू दोज, जितने भी डिस्प्यूट रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन ही देखती है। टू सेट द लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर एज पर कैंडिडेट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो मॉनिटर द सेम। तो एडवाइज द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन हुई, अगर कुछ भी है, जैसे पोलिंग बूथ पे कैप्चरिंग हो गई और कोई भी मेंबर इन्वॉल्व पाया जाता है उसमें, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा इशू उठे थे, यूपी के कुछ प्लेसेस पे भी एलिगेशंस लगे थे बीजेपी पे अदर पार्टीज़ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो गवर्नर के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो रिमूवल होता है इनका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, चाहे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर सेंटर के लिए, या फिर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हो। उसके अलावा टेन्योर का जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते हैं। सर्विंग ऑफ द कमिश्नर शैल बी डिटरमाइन, जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, जो भी कंडीशंस होती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि टेन्योर एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, जैसे 6 years एंड 65 years है इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जो है 6 years एंड 62 years है। तो ये सारे जो हैं वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या प्रेसिडेंट के नाम पे डिसाइड होती है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की बात ना करें तो आई थिंक ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज़ ये सेफ गार्ड करता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करना, जितने भी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो वोटिंग के थ्रू ही बैठते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 1952 में जो
इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें जो भी पीपल का जो पार्टिसिपेशन था उसको इंश्योर करना, उसके अलावा जितने भी इक्वलिटी और इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के ही हाथ में होती हैं, उसका सेफगार्ड करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्शंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा इलेक्टोरल प्रोसेस है, इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स इन एन इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक एंड वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट जनरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जा रहा है, हाँ ये दीजिए, हाँ वो दीजिए। तो एक इसीलिए हमेशा आपने सुना होगा कि हमेशा जब भी जो स्टाफ प्रिपेयर किया जाता है इलेक्शन में, सबकी ड्यूटी लगती है, जैसे टीचर्स हैं, बैंकिंग डोमेन में हैं या फिर अदर स्टाफ्स हैं, तो उन सबकी ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शन के टाइम पे। तो उनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है बिफोर इलेक्शन। सो 2 ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट होते हैं। तो मेरे पापा भी जाते थे, बताते हैं कि किस तरीके से, जैसे पीठासीन अधिकारी की अलग से होती है और जो भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो टाइम बाय टाइम उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है कि आपको कैसे ट्रीट करना है लोगों को, किस तरीके से आपको जो प्रिपेयर करनी है लिस्ट, और किस तरीके से लोग आ रहे हैं तो साइन, और किस तरीके से उनको वोटिंग के लिए गाइड करना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। चैलेंजेस अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के, तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इसमें थोड़े से दिए हुए हैं, तो हम एटलीस्ट 5-7 पॉइंट तो बना ही सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो वायलेंस वगैरह जो हो जाता है, बूथ कैप्चरिंग को ध्यान में रखना, अगर मेल फंक्शनिंग हो गई है ईवीएम मशीन में वो भी देखना। उसके बाद पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सारी चीज़ें देखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। वे फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं तो अनटिल द कंट्रोवर्सी, जो भी ईवीएम की कंट्रोवर्सीज हर बार चलती है, तो जैसे इस बार भी कह रहे थे कि रूलिंग पार्टी हमेशा प्रॉब्लम करती है, तो सारे जो भी पेपर ऑडिट्स हैं ये सारी चीज़ें करना। उसके अलावा विजिलेंस है, और सेकंड ARC रिपोर्ट रिकमेंडेड द कोलिजियम हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द स्पीकर ऑफ लोक सभा, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोक सभा एंड द लॉ मिनिस्टर and the deputy chairman of the Rajya Sabha as member of should make recommendations for the consideration of the president for the appointment of the chief election commissioner and election commissioner। तो ये सारी जो रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस हैं वो भी देख सकते हो। जैसे ARC रिपोर्ट्स के लिए तो मैंने कुछ लिंक्स वगैरह जो हैं वो मैंने बनाए हैं। उसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मैंने इसीलिए अपने जो भी नोट्स बनाए हैं, तो जैसे पर्टिकुलर टॉपिक इलेक्शन कमीशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी जितनी भी सारी चीज़ें और सारे पॉइंट्स से मैंने एक जगह पे लिख लिए हैं। तो इसीलिए मेरा आपको बताने का मोटिव था, बिकॉज मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं अपने। तो अगर मैं एक और, क्योंकि इसका एक पार्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको शो करूँगी कि किस तरीके से मैंने पॉइंटर्स हैं जो कि मैं आपको डिस्क्राइब किया है, तो मैंने अपने पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग बहुत इजीली मुझे याद हो गए। तो ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मेरे लिए ईजी हो गया है। तो सिमिलरली आपको भी बहुत ईजी लगने लगेगा ये। तो ये क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा मैंने मेंशन किया है आर्टिकल 324 क्या है, 325, तो ये आप मैं जस्ट आपको मेंशन कर रही हूँ। जैसे इंट्रो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, कंपोजिशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर हैं, क्वासी जुडिशियल पावर है। तो ये जो है आप जब लक्ष्मीकांत आप ओपन करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजीली मेंशन कर पाओगे। उसी हिसाब से जितने भी कुछ क्वेश्चंस हैं या उसके अलावा सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इस तरीके से मैंने अपने इलेक्शन कमीशन के नोट्स बना रखे हैं, और जो भी कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, 2017 का है, 18 का मैंने मेंशन किया हुआ है। इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
voting machine EVM, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of the election in India। तो ये क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि जी फंक्शन आप मेंशन कर दो या ये सारी चीज़ें, बट जैसे करंट स्टेटस में है कि वेस्ट बंगाल में क्या चीज़ें हुई थी, और जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो बिकॉज और किसी कंट्रीज़ में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी EVM को यूज़ नहीं किया जाता है, बैलेट पेपर यूज़ किए जाते हैं और काउंटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, उसके बाद भी EVM यूज़ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशंस हैं ये हम अपने आंसर में प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016, व्हाट आर द सजेस्टेड रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने से आएंगी और प्रैक्टिस करने से आएंगी। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको खुद से रखने होंगे। और उसके अलावा बायजूस की वेबसाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। तो पर टॉपिक वाइज ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, बिकॉज अगर लिमिटेड रिसोर्स हैं आपके पास और आपको उसी में ही मेहनत करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया था बिकॉज़ आपको फाइनेंशियली चीज़ें मैनेज करनी है, बिकॉज़ ये ऐसी जर्नी है जहाँ पे पैसा भी बहुत लगता है। आपको लैपटॉप चाहिए, या अगर लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो अभी आपके पास मोबाइल है तो उसी से भी आप कर सकते हो। एवरनोट आप यूज़ करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो। पेन पेपर मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ मैंने अपने हर सब्जेक्ट के नोट हाथ से लिखे हुए हैं मेरे पास। ऑल्दो मैंने सॉफ्ट कॉपी भी बनाई है, बट हार्ड कॉपी में भी मेरे पास हैं जो कि मैंने अपने हाथ से जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी लास्ट टाइम तो बस मुझे रिवाइज़ करना था कि हाँ बहुत छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं जिसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी ही फॉर्म में और ख़ुद को, तो वो इजी रहता है। तो ये मेरी एडवाइस थी, आप सॉफ्ट कॉपी में वेबसाइट से जाके ये टॉपिक वाइज जब आप अपने पास सिलेबस रखोगे तो आप इजीली कवर कर पाओगे। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा इलेक्शन कमीशन। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, मैं वेरी सून आई विल कवर दैट। या सो इट वाज ऑल अबाउट द नोट्स, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार पढ़िएगा और आप खुद से सर्च करके देखिए, नोट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नोट्स खरीद भी नहीं पा रहे हो, टॉपिक को आप सर्च करो, ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल हो गया है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।